नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एक ज्ञान। अगर आप इस साल उत्तराखंड के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करने का प्लानिंग बना रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि यात्रा कहाँ से शुरू होती है, यात्रा कैसे की जाती है, यात्रा करने का सही तरीका क्या है और इस यात्रा को करने में कितना समय लगता है, यानी कितने दिन लगते हैं, और यात्रा करते समय हमें स्टे कहाँ लेना चाहिए, चारों धाम के अलावा और कहाँ कहाँ पर हम विजिट कर सकते हैं और इस यात्रा को करने के लिए हमारा कितना कुल खर्चा आने वाला है, यानी इस यात्रा की पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप सही ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो इस 4 धाम की यात्रा को प्रारंभ करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश में होते हैं, लेकिन कभी कभी भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कभी कभी रजिस्ट्रेशनों को काउंटर बंद कर दिए जाते हैं या फिर यात्रा को रोक दी जाती है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और यात्रा को रोक दिया गया है तब भी आपको यात्रा करने के लिए आगे जाने दिया जाएगा, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो सबसे पहले आपको इसी बात को ध्यान रखना है, अपने मन में किसी भी बात की आशंका को नहीं रखना है। अगर आप इस यात्रा का रजिस्ट्रेशन स्वयं कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आप स्वयं रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा है, तो आप इसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, 4 धाम की यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से। यहाँ पर हर बड़े शहर से ट्रेन एक जरूर आती है। अगर आपके शहर से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो दिल्ली आपके लिए सबसे बड़ा और सबसे अच्छा ऑप्शन है। दिल्ली से हरिद्वार लगभग 250 किलोमीटर दूर है, तो आप दिल्ली से बस या ट्रेन के माध्यम से हरिद्वार आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो देहरादून एयरपोर्ट है। तो देहरादून से सीधे आकर आप अपनी 4 धाम की यात्रा को शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि यह 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से देहरादून होते हुए ही होती है। तो इस 4 धाम की यात्रा शुरू होने से पहले आपका मन और तन दोनों ही स्वच्छ होना चाहिए। तो आप हरिद्वार पहुंचकर सबसे पहले वहां के हर की पौड़ी पर गंगा स्नान जरूर करें। अगर आप हरिद्वार के लिए एक दिन एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं तो हरिद्वार के आप इन स्थानों पर जरूर विजिट करें। तो आप अपनी यात्रा को शुरुआत करें चंडी देवी, मनसा देवी, भारत माता मंदिर, शांति कुंज और हर की पौड़ी, जहां पर आप जाकर गंगा स्नान और गंगा आरती कर सकते हैं, जहां पर प्रतिदिन 5:30 बजे सुबह और शाम को 6:30 बजे शुरू हो जाती है। तो हर की पौड़ी की ये पावन आरती को अपनी इस यात्रा की लिस्ट में जरूर शामिल करिएगा। इसके बाद आप ये यात्रा शुरू करें। हरिद्वार के रेलवे स्टेशन के सामने ही यहाँ का बस स्टॉप बना हुआ है। यहाँ से आपको 4 धाम के लिए सुबह सुबह बसें मिल जाएंगी। इसके अलावा 4 धाम के लिए यहाँ पर बाहर बसें खड़ी रहती हैं, लेकिन 4 धाम की यात्रा कराने वाली ये बसें रास्ते की साइड सीन को कवर नहीं करती हैं। तो आप इतनी दूर आए हैं तो आप जाहिर ही इन सभी साइड सीनों को आप कवर करना चाहते हैं। तो इस साइड सीनों को कवर करने के लिए सबसे अच्छा बढ़िया तरीका रह जाता है वो है पैकेज का। आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से आप पैकेज ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप हरिद्वार से एक अच्छा सा पैकेज लेकर गंगा स्नान करके सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में आप 4 धाम की यात्रा के लिए आगे बढ़ जाइए। तो सबसे पहला धाम है वो है यमुनोत्री धाम। तो यमुनोत्री जाने के लिए आपको नाइट स्टे होना चाहिए बरकोट में। तो हरिद्वार से बरकोट के रास्ते में आता है रास्ते में मंसूरी, और मंसूरी में बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है जिसका नाम है केम्प्टी फॉल। तो आप यहां आकर 1 से 1.5 घंटा विजिट करें और फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ जाए। यानी सुबह सुबह 4 धाम की यात्रा के लिए सुबह सुबह गाड़ी हरिद्वार ऊपर की ओर बढ़ती हैं और शाम होते होते ये सभी गाड़ियां ऊपर जमा होने लगती हैं, क्योंकि रास्ते में पड़ने वाली हर पुलिस चौकी पर आपको रजिस्ट्रेशन आपको चेक कराना पड़ता है, और आपकी रजिस्ट्रेशन के साथ गाड़ी का ट्रिप कार्ड भी चेक किया जाता है, और ये ओके होने के बाद ही आपको आगे छोड़ा जाता है। तो जहाँ जहाँ पुलिस चौकियाँ आती हैं, गाड़ी रोकी जाती है, वहाँ पर जाम लग जाता है। तो उत्तराखंड के सभी प्लेसेस सुहाने हैं और मनमोहक हैं, तो आपको इन जगहों पर सीमित समय देते हुए आगे की यात्रा को पूर्ण करनी है। तो पहले दिन हम पहुँचेंगे हरिद्वार से केम्प्टी फॉल होते हुए बरकोट। अगर आप केम्प्टी फॉल से निकलते हुए आपका समय है तो आप लाखा मंडल का भी विजिट कर सकते हैं। और शाम को पहुंचते समय आपको बरकोट में नाइट स्टे करना होगा। तो आपको अगले दिन सुबह 6 बजे उठना है और आपको निकलना है बरकोट से जानकी चट्टी के लिए। जानकी चट्टी सबसे नीचे है, जो यमुनोत्री धाम का सबसे निचला गाँव है, जहाँ पर आपकी गाड़ी पार्क हो जाएगी। यहाँ से आपको 6 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करके यमुनोत्री धाम पहुँचना होगा। तो इस ट्रैक को पूरा करने के लिए आप पैदल यात्रा कर सकते हैं, पालकी से कर सकते हैं और घोड़े से कर सकते हैं।
घोड़ा वाले 1,500 से 2,000 रुपए वन साइड का लेते हैं और पालकी वाले एक साइड का 3,500 रुपए से 5,000 रुपए के बीच में लेते हैं। तो फिर आप पैदल यात्रा करते समय माता यमुना देवी के जयकारा लगाते हुए धीरे धीरे आप पैदल यात्रा करके यमुना धाम पहुंच सकते हैं। ऊपर पहुंच के माता यमुनोत्री के दर्शन करें, यमुनोत्री का जल कलेक्ट करें और फिर आप जानकी चट्टी होते हुए नीचे आ जाएं। अगर आप ये यात्रा 9 बजे शुरू करते हैं तो आराम से आप ये यात्रा पूर्ण करके 4 बजे तक नीचे आ सकते हैं। तो वहां से आप अपनी गाड़ी में बैठकर वर्कआउट तो आ ही चुके होंगे। तो वर्कआउट में फिर से आपको वहीं रुकना है जिस होटल में आप रुके थे। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद आप 9 से 10 बजे के बीच में सो जाइए और सुबह उठिए, ब्रेकफास्ट करिए और निकल पड़िए उत्तरकाशी के लिए। तो उत्तरकाशी पहुंचते ही आप काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन जरूर करें, फिर अपने होटल में पहुंचकर आराम करें। अगर आपको उत्तरकाशी में होटल नहीं मिलता है तो उत्तरकाशी से 4 किलोमीटर आगे आप नैताला में भी रुक सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी तीसरी रात उत्तरकाशी या नैताला में होगी। तो अगले दिन आपको सुबह सुबह उठना है और 6 बजे निकलना है गंगोत्री धाम के लिए। तो उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम के बीच की जो दूरी है लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है। तो आपको इस पूरे दिन के दौरान आपको गंगोत्री धाम जाना है, वहां दर्शन करना है और शाम को फिर से उत्तरकाशी लौटकर आना है। तो सुबह उठकर आप 6 बजे गंगोत्री धाम के लिए आगे बढ़ें और आप 11 से 12 के बीच में गंगोत्री धाम में उपस्थित हो जाएंगे। तो गंगोत्री में कोई ट्रैक नहीं है, आपकी गाड़ी मंदिर के पास तक पहुंच सकती है। आप यहां पहुंचकर गंगोत्री में गंगा स्नान करें, माता गंगा के दर्शन करें और गंगोत्री का जल कलेक्ट करके अपनी गाड़ी में बैठ जाएं। तो आप यहां उत्तरकाशी जाते समय यहां 2 जगह को कवर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा गरतांग गली, जिसके लिए 2 घंटे लगते हैं। तो इस जगह पर पहुंचने के लिए आपको 2:30 बजे से पहले एंट्री लेनी होगी, जिसका टिकट 200 रुपए का होता है। तो यहाँ का विजिट करते हुए, हरसिल वैली को विजिट करते हुए आप नैताला या फिर उत्तरकाशी आ जाए। तो आपको चौथी रात यहीं पर स्टे करना होगा। तो अगले दिन 5वें दिन आप सुबह 6 बजे होटल छोड़ दीजिए और सीधा बढ़िए सोनप्रयाग के लिए। तो सोनप्रयाग से 30 किलोमीटर पहले पड़ेगा आपको गुप्त काशी। तो उत्तरकाशी की तरह काशी विश्वनाथ का मंदिर आपको गुप्त काशी में भी देखने को मिलेगा, जहां आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ के दर्शन करने के बाद आप सोनप्रयाग चले जाएं और अपना नाइट स्टे सोनप्रयाग में ही करें। तो प्राइवेट गाड़ी या कमर्शियल गाड़ी यहाँ के आगे नहीं बढ़ती है, ये अंतिम पड़ाव होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको शाम 5 बजे 6 बजे ज्यादा से ज्यादा 7 बजे तक आपको सोनप्रयाग पहुँच जाना है और होटल पहुँचते हुए जल्दी से भोजन ग्रहण करके आपको जल्दी से सो जाना है। तो अगले दिन आपको सुबह 3 बजे उठना है। 4 बजे से यात्रियों की लाइन लग जाती है आपका रजिस्ट्रेशन चेक कराने के लिए। तो इन चारों धामों से सबसे ज्यादा केदारनाथ में भीड़ होती है। तो सुबह 4 बजे लाइन में लगने के बाद रजिस्ट्रेशन चेक कराने में आपको 7 बज जाएंगे। तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन चेक करा के सोनप्रयाग का नदी पार करके 50 रुपए की टैक्सी पकड़ कर आप गौरीकुंड आ जाइए। आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो आपने यमुनोत्री और गंगोत्री से जल लिया है, ये दोनों जल आपको साथ में लेकर केदारनाथ जाना है। तो सुबह आप 7 बजे से 8 बजे के बीच में आप गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। तो गौरीकुंड से केदारनाथ का ट्रैक 18 से 20 किलोमीटर का है। आप ये दूरी पैदल यात्रा करके, घोड़ा खच्चर से, पालकी से आप कर सकते हैं, जिसमें आपसे घोड़े वाले जाने का 3,500 और आने का 2,500 और पालकी वाले आपसे जाने के लिए 8 से 10,000 और पिट्ठू का वन साइड का जो चार्ज है 7,000 से 8,000 रुपए के बीच में है। इसके अलावा यहाँ पर 3 कंपनियों के द्वारा हेलीकॉप्टर की सुविधा भी दी जाती है, जो आपको पाटा, गुप्तकाशी व सिरसी से मिलती है, जिसकी बुकिंग आपको पहले ही करानी होती है। स्पॉट बुकिंग नहीं मिलती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास हेलीकॉप्टर की टिकट है तो आप सोनप्रयाग में स्टे का अवॉइड करें। जहां से आपका टिकट है पाटा, गुप्तकाशी या सिरसी से, वहीं पर आप स्टे नाइट का करें। अगर आप गौरीकुंड से पैदल यात्रा करके जा रहे हैं तो आपको ये ट्रैक तय करने में 8 से 10 घंटा लग जाएगा। अगर आप ये ट्रैक सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में शुरू कर देते हैं तो लगभग 5 और 6 बजे के बीच में आप केदारनाथ पहुंच जाएंगे। कोशिश आप ये जरूर करिएगा कि आप केदारनाथ मंदिर 6 बजे के पहले ही पहुंच जाएं, जिससे कि आपको शाम को केदारनाथ धाम में होने वाली पावन आरती के भी आपको दर्शन मिल जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर होटल या टेंट ले लें और अपना सामान रख के मंदिर के रात्रि के दर्शन जरूर करें और साथ में आप लाइन लग के केदारनाथ भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं, या फिर आप सुबह उठकर फ्रेश होकर दर्शन करें।
आप जो यमुनोत्री और गंगोत्री से जल लेकर आए हैं तो आप इस जल से बाबा केदारनाथ के अभिषेक करें और सामने आप मनोकामना मांगे। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसके बाद दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर के बाहर आए, पूरा मंदिर परिसर घूमें, भीमशिला के दर्शन करें, श्री आदि शंकराचार्य जी की समाधि पर जाएं और उनके दर्शन करें। केदारनाथ के रक्षक माने जाने वाले बाबा भैरवनाथ के दर्शन जरूर करें। तो इनके दर्शन करने के बिना आपकी यह यात्रा अधूरी मानी जाएगी। इसके बाद केदारनाथ मंदिर के पास आ जाइए और पूरा परिसर घूमिए और 11-1 बजे के बीच में आप नीचे उतरना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास समय बचा है तो इससे पहले भी आप जल्द से जल्द नीचे ट्रैकिंग करके नीचे लौट सकते हैं, क्योंकि शाम तक सभी यात्री केदारनाथ जो मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं वो नीचे उतर जाते हैं और गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक पैदल नहीं जाने दिया जाता है। जो उनकी टैक्सी होती है जो आपसे 50 रुपए लेते हैं उसमें बैठकर आपको जाना होता है और इस टैक्सी को पकड़ने के लिए हो सकता है आपको 3 घंटे तक आपको लाइन में लगना पड़ सकता है। अगर आप ट्रैकिंग करके जल्दी से आप गौरीकुंड पहुंच जाते हैं तो आपको लाइन में लगना नहीं पड़ सकता है। तो सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आप अपने होटल में आ जाइए और यहाँ पहुंचने के बाद जल्दी से भोजन ग्रहण करके आपको अच्छी सी नींद ले लेना है, और क्योंकि आपको सुबह आपको बद्रीनाथ की तरफ चलना है। तो आप इस तरह से 7वीं रात आपको सोनप्रयाग में ही बिताना होगा। तो सोनप्रयाग से बद्रीनाथ जाने के लिए आपको 2 रास्ते मिलेंगे। पहला रास्ता जो फास्टेस्ट रूट है, जो आप रुद्रप्रयाग होकर जाएंगे, बहुत ही चौड़ा रास्ता है जिसे कवर करके आप जल्दी से बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। और दूसरा रास्ता जो है वो ऊखीमठ चोपता होते हुए है। ऊखीमठ वो स्थान है जहां पर बाबा केदारनाथ का शीतकालीन स्थान रहता है, यानी जब केदारनाथ भगवान के कपाट बंद हो जाते हैं तब केदारनाथ की डोली ऊखीमठ में रहती है और आगे चलने पर चोपता आता है और चोपता से ही आप तुंगनाथ के दर्शन के लिए जा सकते हैं और यहीं से तुंगनाथ मंदिर जाने के लिए ट्रैक शुरू होता है। अगर आप सोनप्रयाग से सुबह 5 बजे निकल लेते हैं तो आप सुबह 9 बजे तक ऊखीमठ के दर्शन करके चोपता आ जाएं और यहां आकर अपनी गाड़ी पार्किंग कर दीजिए। फिर आप तुंगनाथ महादेव का ट्रैक शुरू कर दें जो 3.5 किलोमीटर का है। तो तुंगनाथ के दर्शन करने में आपको 6 घंटे लग सकते हैं। तो आप इन 6 घंटों में दर्शन करके आप वापस आ सकते हैं। अगर आप चोपता 9 बजे पहुंच जाते हैं और वहां से ट्रैकिंग शुरू करते हैं तो शाम के 3 बजे तक आप दर्शन करके वापस आ सकते हैं और 3 से 4 बजे के बीच में अपनी गाड़ी में बैठकर पीपल कोठी आ जाएं और आप अपनी यात्रा का 8वां दिन नाइट स्टे आप पीपल कोठी में ही करिए। अगर आप चाहें तो बद्रीनाथ में भी रुक सकते हैं पीपल कोठी के बजाय, अगर आपके पास समय बचा हुआ है। तो इसके लिए आपको तुंगनाथ का ट्रैक ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अगले दिन सुबह 6 बजे आप बद्रीनाथ की तरफ बढ़े। तो बद्रीनाथ की तरफ जाते हुए आपको रास्ते में जोशीमठ मिलेगा जहां पर नरसिंह भगवान का मंदिर है, तो आप वहां जरूर विजिट करें। भगवान बद्री विशाल की शीतकालीन गद्दी और भविष्य गद्दी यही कहा जाता है। जब शीतकालीन में भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद हो जाते हैं तो यहीं पर शीतकालीन में भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बद्री विशाल का मंदिर नर और नारायण के पर्वतों के बीच में बसा हुआ है और जिस दिन ये दोनों पहाड़ आपस में मिल जाएंगे उस दिन बद्री विशाल का रास्ता बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको बद्रीनाथ के दर्शन इसी मंदिर में देखने को मिलेंगे। तो आप जोशीमठ पहुंचकर नरसिंह भगवान के दर्शन करते हुए आप विष्णु प्रयाग पहुंचिए। इस प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदी का मिलन होता है। तो इस तरह से आप इस संगम में दर्शन करते हुए आप बद्रीनाथ आ जाएं। तो आप बद्रीनाथ धाम सुबह 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो बद्रीनाथ पहुंचकर वहां के गर्म कुंड में स्नान करें, भगवान बद्री विशाल के दर्शन करें। तो 2 से 3 घंटे में आप दर्शन करके आसपास का परिसर घूम करके आप माना गांव पहुंच जाएं। तो माना गांव बद्री विशाल मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप जाकर गणेश गुफा और व्यास गुफा के दर्शन करें जहाँ पर वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी। और यहाँ पहुँचने के बाद माता सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, भीम पुल और स्वर्गारोहणी मार्ग, जहाँ ये वही मार्ग है जहाँ से 5 पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। और इसी स्थान से अगर आप 6 किलोमीटर का ट्रैक करके जाते हैं तो आगे आपको मिलेगा पावन झरना वसुधारा। ऐसा कहा जाता है कि इस झरने का पानी कभी भी पापियों पर नहीं गिरता है। अगर आप इस स्थान को ट्रैक करते हैं तो आपको एक दिन माना गांव में या फिर आपको एक दिन बद्रीनाथ में स्टे जरूर करना पड़ेगा, जिसके कारण ये आपकी यात्रा 10 दिन के बजाय 11 दिन की हो जाएगी। तो इस तरह से आप माना गांव को एक्सप्लोर करके 5 बजे तक अपनी गाड़ी में बैठ जाएं।
और वापस आकर उसी पीपल कोठी में अपने होटल में रुके। तो इस तरह से आपने चारों धाम के दर्शन कर लिए हैं। तो अगले दिन आपको सुबह उठकर निकलना है हरिद्वार की ओर। तो पीपल कोठी से निकलने के बाद सबसे पहले पहुंचिए आप नंदप्रयाग, जहां पर अलकनंदा और नंदा नदी का संगम होता है। आप इस पावन संगम का दर्शन करने के बाद आप पहुंच जाइए कर्णप्रयाग। तो इस स्थान पर पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और इस पावन संगम के दर्शन करने के बाद आप पहुंच जाइए रुद्रप्रयाग। तो इस संगम पर माता मंदाकिनी नदी का और अलकनंदा नदी का संगम होता है और इस पावन संगम के दर्शन करने के बाद आप पहुंच जाइए धारी देवी मंदिर। माता धारी देवी को चार धाम का रक्षक माना जाता है। अगर आप चार धाम की यात्रा पर गए हैं और धारी देवी माता के दर्शन नहीं किए हैं तो आपको ये चार धाम की यात्रा अधूरी मानी जाएगी। तो इस तरह से आप माता धारी देवी के दर्शन करके आप पहुंच जाइए देवप्रयाग। तो इस संगम पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और इस संगम को उत्तराखंड का सबसे पवित्र संगम माना जाता है, क्योंकि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है। यह स्थान ऋषियों, मुनियों और साधकों के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। तो इस संगम के आसपास आपको बहुत सारे मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे। भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ के अस्थियों का विसर्जन यहीं पर किया था। तो इस पावन संगम के दर्शन करने के बाद सीधे पहुंच जाइए आप ऋषिकेश। तो आप ऋषिकेश पहुंचकर राम झूला और लक्ष्मण झूला का विजिट करके आप सीधे पहुंच जाइए हरिद्वार। तो लगभग 8 से 9 बजे के बीच में आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे। आप चाहे तो रात को अपनी ट्रेन पकड़कर अपने घर के लिए वापसी भी कर सकते हैं या फिर सुबह की ट्रेन पकड़कर आप वापसी कर सकते हैं। अगर आप एक दिन ऋषिकेश में स्टे करना चाहते हैं तो एक दिन आप ऋषिकेश में स्टे कर सकते हैं। तो ऋषिकेश में आप धार्मिक स्थानों को विजिट करें और साथ में एडवेंचर एक्टिविटीज का भी अनुभव करें। फिर उसके बाद आप ऋषिकेश से या हरिद्वार से ट्रेन पकड़कर वापसी कर सकते हैं। इस तरह से आप ये यात्रा 9 रात और 10 दिन में पूर्ण कर लेंगे। तो वीडियो के अंत में हम अब जान लेते हैं कि इस यात्रा को पूर्ण करने में हमारा कितना खर्चा आ जाएगा। अगर दोस्तों आप प्राइवेट या सरकारी बसें लेते हैं और आप धर्मशाला में रुकते हैं तो ये चार धाम की यात्रा 12,000 से 14,000 रुपए के बीच में कंप्लीट कर लेंगे। और वही आप अच्छे होटल में रुकते हैं तो आपके 18 से 20,000 रुपए लग जाएंगे। और अगर पैकेज लेते हैं तो पैकेज का दाम भी उतना ही पड़ता है, 18 से 20,000 रुपए, अच्छी सुविधाओं के साथ। मैंने ये खर्चा एक पर्सन के हिसाब से जोड़ा है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में चार धाम से संबंधित एक छोटी से छोटी जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न उठते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, तो हम जल्दी से जल्दी आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यही विराम करते हैं। मिलते हैं अपने अगले इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हर हर महादेव।